MPPSC अर्थात मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है MPPSC? इसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं? कब इसके फॉर्म भरा जाते हैं? कितने लोग इसके फॉर्म भरते हैं? एग्ज़ाम की क्या प्रोसेस रहती है? पेपर की क्या प्रोसेस है? कितनी स्टेप इस एग्ज़ाम में होती हैं? इसके अतिरिक्त क्या इस एग्ज़ाम की कार्यप्रणाली रहती है? और यदि आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या पोस्ट मिलती हैं, कौन सी पोस्ट मिलती है, यह सभी जानकारी हम आज यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानेंगे कि प्रीलिम्स का क्या पैटर्न रहता है, मेंस का क्या पैटर्न रहता है। ये सभी जानकारी टू दी पॉइंट 1 to 1 यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप यदि MPPSC के एस्पिरेंट हैं या आप MPPSC की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, आपके मन में विचार है, तो आज ही आप अंत्योदय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें। इसके अतिरिक्त कई अन्य माध्यम हैं जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अथवा नोट्स एवं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपके लिए MPPSC की प्रिपरेशन में एक सुदृढ़ मार्ग के रूप में उपस्थित हैं, सहायक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न है कि आखिर ये MPPSC होता क्या है। MPPSC का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये राज्य में प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति का सबसे बड़ा आयोग होता है। यह एक संवैधानिक आयोग होता है। इसी तरह आपने एक नाम सुना होगा UPSC। ये जो है ये राज्य के लिए है। MPPSC जो लिखा है आपका, MP मतलब मध्य प्रदेश, PSC मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी तरह केंद्र में एक संवैधानिक आयोग है जिससे आपके IAS, IPS, IFS की नियुक्ति की जाती है, उसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अतिरिक्त एक और आपने नाम सुना होगा, आप इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे, UPPSC। इसे UPPCS भी बोला जाता है। UPPSC का मतलब है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अतिरिक्त कई अन्य राज्यों में भी होता है, जो जैसे आप UK PSC का नाम सुना होगा, बिहार PSC जिसे BPSC बोलते हैं। तो ये अन्य स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जो राज्य में प्रशासनिक सेवकों की नियुक्ति करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो हमने जाना कि आखिर MPPSC होता क्या है। दूसरा, आप यदि इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको MPPSC की प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं होती है, तो आप यदि किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो या कोई टेक्निकल डिग्री जैसे BTech हो, MBBS किया हो, कोई भी एक डिग्री यदि आपके पास है, आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरी योग्यता और होती है, वह है आपकी कि आपने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। आप 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु के मध्य इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कैटेगरी हैं, रिजर्व कैटेगरी, उनमें कुछ छूट इस एग्ज़ाम में एज रिलैक्सन दिया जाता है, एज के बारे में उन्हें छूट दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि इसके फॉर्म कब भरते हैं। तो देखिए, MPPSC जो है एक संवैधानिक आयोग है। प्रत्येक वर्ष इसकी परीक्षा ली जाती है। प्रत्येक वर्ष आयोग अपनी जो परीक्षा है, जैसे 2019 की है, 20 की है, 21 की है, 22 है की है, प्रत्येक वर्ष इसकी परीक्षा होती है। अब इसके फॉर्म के लिए कोई निर्धारित समय होता नहीं है, कभी कभी बीच में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन ये फिक्स रहता है कि अगर 2019 है तो 2019 की परीक्षा होना ही है। अभी जो मध्य प्रदेश में पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि जैसे 2020 की अगर परीक्षा होना है तो 2022 की परीक्षा होना है, तो 2022 के दिसंबर तक नए वर्ष का मतलब 2023 का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। इस तरह का ये फॉर्मेट इसमें चलता है। माफ़ कीजिएगा, 2022 का है तो 2022 में ही जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इसके फॉर्म प्रत्येक वर्ष भराए जाएंगे, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने लोग इसका फॉर्म डालते हैं। तो जनरली जो अभी पैटर्न चल रहा है, लगभग 3.5 से 4 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। इतने लोग इस एग्ज़ाम में फॉर्म डालते हैं। नेक्स्ट आप जानना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम की पेपर प्रोसेस क्या है, क्या क्या पेपर होते हैं, कितनी स्टेप होती हैं। हम उन सभी स्टेप को क्रमवार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। ये एग्ज़ाम कैसा होता है उसे हम आगे देखेंगे। 3 स्टेप एग्ज़ाम MPPSC का होता है। कई एग्ज़ाम 1 स्टेप होते हैं कि आप एक एग्ज़ाम दीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दीजिए और आपका फाइनल सिलेक्शन उसमें हो जाता है।
लेकिन एमपीपीएससी जो है 3 स्टेप, चूँकि आपको एक अधिकारी की पोस्ट यहाँ पर मिलती है तो 3 स्टेप में ये एग्ज़ाम कवर किया जाता है। सबसे पहली स्टेप आपकी प्रीलिम्स होती है, सेकंड स्टेप आपका मेंस एग्ज़ाम होता है और थर्ड स्टेप जो है आपकी वह इंटरव्यू के रूप में यहाँ पर ली जाती है और आप इस इंटरव्यू के पश्चात फाइनली सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, अब हम इन तीनों ही एग्ज़ाम को क्रमवार समझने का प्रयास करेंगे कि प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है और इंटरव्यू में क्या होता है, कितने मार्क्स इसमें रहते हैं। पहला जो है आपका प्रीलिम्स, तो यह एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का। इसमें OMR बेस्ड रहता है, ऑफलाइन पद्धति से ये लिया जाता है और इस एग्ज़ाम में 2 भाग होते हैं। इस प्रीलिम्स के प्री में 2 पेपर होते हैं, पहला आपका GS और सेकंड पेपर होता है CSET का। GS पेपर जो है इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। अभी जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है। हम आगे के जो क्रमवार वीडियो यहाँ पर लाएंगे तो उसमें इसके सिलेबस को बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्रिपरेशन के लिए तो आप निरंतर रूप से अंत्योदय अकेडमी से जुड़ ही सकते हैं, जहाँ आपकी सफलता में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। GS पेपर को हमने समझने का प्रयास किया कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अर्थात 200 मार्क्स का यह पेपर होता है। और जो मेरिट बनती है कि आपकी कितने नंबर पे कट ऑफ गया, 100 में से मान लीजिए कभी कभी 70 क्वेश्चन चला जाता है, कभी 72 चला जाता है, तो जो मेरिट बनेगी वह आपकी इसी के बेस पर बनती है। GS फर्स्ट GS पेपर जो है उसी के बेस पर बनती है। लेकिन प्रीलिम्स में एक दूसरा पेपर भी होता है, उसी दिन होता है यह भी, ये CSET पेपर यहाँ पर कहलाता है। CSET अर्थात सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अर्थात 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। लेकिन इस पेपर की एक खासियत है कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात क्वालिफाइंग मतलब है आपको एक निर्धारित अंक इसमें लाना होते हैं। आप उससे अधिक भी अगर लाते हैं तो कोई ज़्यादा वेटेज आपका नहीं रहता। जो जनरल के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए इसमें 40% मार्क्स अर्थात 40 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य होता है, जबकि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन्हें 30% मार्क्स लाना इसमें कंपलसरी होता है। वह 30% मार्क्स लाकर इसे क्वालिफाई कर लेती हैं और जो मेरिट बनेगी आपकी फाइनली वो इसी पेपर, जो फर्स्ट पेपर था GS वाला, उसी के बेस पर बनती है। CSET का एक और बात है, MPPSC जो है ये तो आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम की है। एक एग्ज़ाम फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन भी MPPSC कंडक्ट कराता है, वह भी यही रहता है सेम, लेकिन उसमें जो मेरिट बनाई जाती है वह इन दोनों के जो मार्क्स हैं 200 क्वेश्चन में से बनाई जाएगी और फिर मेरिट यहाँ पर तैयार की जाती है किसकी, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। ये हमने प्रीलिम्स को समझने का प्रयास किया। सेकंड जो है आपका नेक्स्ट, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको मेंस में एंट्री मिलती है। प्रीलिम्स कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं इसे हम अभी समझेंगे। अब हम पहले समझ लेते हैं मेंस के बारे में कि मेंस जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं बच्चे वह मेंस तक पहुंचते हैं और मेंस का क्या पैटर्न इसमें रहता है। मेंस जो है टोटल आपके 6 पेपर यहाँ पर रहेंगे और टोटल जो मार्क्स रहते हैं वह आपके 1400 रहते हैं। 6 पेपर रहेंगे और 1400 यहाँ पर आपके मार्क्स रहेंगे। 6 पेपर को हम क्रमवार समझेंगे। इसमें 1 से लेकर 4 तक GS बोला जाता है, जनरल स्टडी। GS 1 जो है पहला पेपर इतिहास और भूगोल का होता है। देखिए ये GS 3 तक प्रत्येक पेपर पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट A और पार्ट B। पहला पेपर जो है पार्ट A में इतिहास रहेगा, पार्ट B में भूगोल रहता है और इसकी जो परीक्षा अवधि रहती है समय 3 घंटे का रहता है और 300 नंबर का यह पेपर होता है। दूसरा पेपर आपका GS 2 कहलाता है। इसमें आपके एक भाग में संविधान आता है, दूसरे भाग में आपका अर्थशास्त्र, इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र और कई सारी चीज़ें जैसे लोक प्रशासन का यूनिट है वह सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। यह भी 3 घंटे का रहेगा और इसका पूर्णांक भी 300 होता है। तीसरा पेपर आपका पूर्णतः विज्ञान तकनीकी का होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, टेक्नोलॉजी, हेल्थ इत्यादि यूनिट शामिल की गई हैं और यह भी 300 मार्क्स का होता है और टाइमिंग सेम 3 आवर्स ही इसमें रहती है, 3 घंटे की टाइमिंग ही रहती है। नेक्स्ट आपका चतुर्थ पेपर है, इसे GS 4 बोला जाता है। इसमें आपका एथिक्स सब्जेक्ट है जिसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन भी कहते हैं। यह 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए भी समय 3 घंटे ही निर्धारित होता है।
पंचम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का होता है, इसमें कंप्लीट हिंदी आपकी आती है। 3 घंटे का पेपर यह रहेगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। षष्ठम प्रश्न पत्र आपका निबंध और प्रारूप लेखन का होता है। निबंध आपके 75 नंबर के आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रारूप आपके 2 प्रश्न आएंगे, इसमें 12, साढ़े 12 नंबर और 25 नंबर का इस तरह ये हो जाता है। और पेपर जो रहता है निबंध वाला 100 मार्क्स का रहेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर मिलते हैं। इसकी डिटेल जानकारी हम आपको आगे कभी भी उपलब्ध करा देंगे, अभी आप इसकी यहाँ तक की ये जानकारी समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, कितने मेंस में सिलेक्ट होते हैं और फाइनल सिलेक्शन किनका होता है। सबसे पहले मान लीजिए अभी आपने देखा कि 3.5 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, ये एक सामान्य अवधारणा है। पोस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी वर्ष 500 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम ये होता है। जनरली 300 से लेकर 500 के मध्य पोस्ट पर ईयर MPPSC द्वारा निकाली जाती हैं। हम एक जनरल नंबर ले लिया कि 500 नंबर के लिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो प्रीलिम्स में बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो होते हैं पोस्ट के 20 टाइम्स, मतलब 20 गुना 20 गुना बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, अर्थात 20 गुना बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो इस तरह अगर आप इसका काउंट करेंगे तो लगभग 10,000 बच्चे यहाँ समझ में आ रहे होंगे कि 500 बच्चे हैं, 20 गुना सिलेक्ट होंगे तो 10,000 बच्चे जो हैं मेंस एग्जामिनेशन में शामिल होंगे। कितने में से? जो 3.5 लाख बच्चे थे। इसके अतिरिक्त एक और बात यहाँ पर काउंट होती है कि जो सेम नंबर वाले बच्चे हैं, जैसे जनरल बॉयज़ हैं, जनरल गर्ल्स हैं, अगर किसी का 73 कटअप गया है और 73 पर जितने भी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को यहाँ सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह लगभग ये संख्या बढ़ जाती है और 20 गुना से ज़्यादा आपको यहाँ बच्चे देखने को मिलते हैं। ये तो हमने यहाँ समझा। सेकंड, मेंस पेपर अब जो है 12,000 बच्चों का हमने देखा कि 12,000 बच्चे मेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए, लेकिन ये सभी बच्चे मेंस क्वालिफाई नहीं करते। अब मेंस क्वालिफाई कितने करेंगे? जो आपने नंबर देखा था 500, इसका 3 गुना बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, अर्थात इंटरव्यू में 3 गुना बच्चे यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये 12,000 में से मात्र 1500 से लेकर 1600 मान लीजिए आप, चूँकि सेम नंबर वाले भी शामिल होंगे तो 1500 ही ले लेते हैं। 1500 बच्चे यहाँ पर 12,000 में से मेंस क्वालिफाई करते हैं और फाइनली इंटरव्यू कितने बच्चे यहाँ पर देंगे? अब 1500 बच्चे इंटरव्यू देंगे। और लास्ट में इंटरव्यू में एक पोस्ट पर 3 बच्चे हैं। इन 1500 में से 500 चूँकि पोस्ट हैं, फाइनल सिलेक्शन इन 500 बच्चों का ही यहाँ पर होता है। ठीक, यहाँ आपने देखा कि इंटरव्यू के बाद फाइनली एक पोस्ट पर एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो अनुपूरक सूची भी, वेटिंग लिस्ट भी आयोग जारी करता है कि यदि कोई बच्चा बीच में छोड़ देता है तो उसकी जगह जो रिजर्व रखी गई हैं, वेटिंग लिस्ट रखी गई है, उनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, आप इस प्रश्न के लिए काफ़ी जिज्ञासु होंगे कि PSC में कौन कौन से पद मिलते हैं। सबसे बड़ा पद जो राज्य प्रशासनिक सेवा का होता है वह होता है आपका डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर जो है किसी भी ज़िले में जाकर या तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में, जो कि OIC की तरह काम करता है, ऑफिसर इंचार्ज, अथवा एक और इसे जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, वह रहती है इसकी SDM के रूप में। डिप्टी कलेक्टर जनरली SDM बनता है। SDM मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। दूसरा पद इसमें महत्वपूर्ण होता है DSP का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। DSP जो होता है SDOP के रूप में काम करता है। डिप्टी जेलर इसमें महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट डायरेक्टर, ये देखिए ये सभी जो पोस्ट हैं ये एक ही रैंक की होती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है अलग अलग विभागों के होते हैं, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए आप, उद्योग में असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, खाद्य आपूर्ति में असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे। तो विभिन्न विभागों के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, AD के रूप में आप इससे नियुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण पोस्ट नायब तहसीलदार है। ये पोस्ट काफ़ी चर्चित रहती है। इसमें डिप्टी कलेक्टर के बाद जनरली लोग इसे तवज्जो देते हैं। नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट कमिश्नर GST। ये जो पोस्ट है, जब GST लागू नहीं हुआ था उससे पहले इसे CTO बोला जाता था, लेकिन अभी जो प्रचलित नाम है इसका, ये असिस्टेंट कमिश्नर GST के नाम से कहलाता है, जो कि GST कलेक्शन के कार्य यहाँ पर करता है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण पद है जनपद CO। ये आप अपनी तहसील लेवल पर देखते होंगे, जनपद CO होता है। नेक्स्ट अन्य कई सारे इसके अतिरिक्त पद होते हैं, कई सारे विभाग सरकार के होते हैं, लगभग 40 विभाग हैं।
अब किस वर्ष किस विभाग में भर्ती निकाली जाती है नहीं होती है वो इस पर आधारित होती है। जैसे सहकारिता विभाग है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, कई सारे विभाग, इन सभी के एक जिला परिवहन अधिकारी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। आबकारी विभाग में जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, ये सभी पोस्ट पीएससी द्वारा ही भरी जाती हैं। नेक्स्ट हमने एक जो अभी मेंस तक समझा था, इंटरव्यू का नहीं देख पाए थे। इंटरव्यू जो होता है 175 मार्क्स का होता है। 175 मार्क्स जो हैं, और आपने अभी देख कर आए थे कि मेंस जो है वो 1400 नंबर का था। फाइनल मेरिट जो सिलेक्शन हो रहा था उसमें मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ही ऐड होते हैं। जैसे 1400 नंबर का आपका मेंस है, 175 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए 1575। इन दोनों में ही आपको कितने मार्क्स मिले वो दोनों ऐड होंगे और फाइनल मेरिट उसके बेस पर बनेगी। और आपके जो टॉप नंबर रहेंगे उस आधार पर ऊपर से लेकर नीचे तक के पद यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि 1400 में से मान लीजिए आपको 900 मार्क्स यहाँ पर मिले और 175 में से आपको 150 मार्क्स मिले, तो आपके टोटल मार्क्स जो हैं 1050 हो जाते हैं। इस आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इंटरव्यू में कम हो जाए नंबर, मेंस में ज़्यादा हो तो भी आप ऊपर आ सकते हैं, या मेंस में आपके मार्क्स कम हो और इंटरव्यू में ज़्यादा हो जाएं तब भी आप मार्क्स की लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं। इसमें कोई अलग तरीका यहाँ पर नहीं होता कि आप इंटरव्यू में फ़ेल होते हैं या कुछ होते हैं। इंटरव्यू फ़ेल नहीं कराता है, इसमें डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कितने मिले हैं और मेंस में आपके मार्क्स कितने थे। नेक्स्ट आपका है एमपीपीएससी। अगर आप एस्पिरेंट हैं, शुरुआती लेवल पर हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो अंत्योदय एकेडमी एक गुणवत्तापूर्ण आपको यहाँ पर नोट्स उपलब्ध कराती है। प्रीलिम्स के कंप्लीट नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में अथवा हार्ड कॉपी के रूप में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मेंस के नोट्स भी आप कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में अथवा हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आप यदि पीएससी की शुरुआत कर रहे हैं, प्रीलिम्स की चाहते हैं, मेंस की चाहते हैं, आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ऑफलाइन क्लास यदि आप भोपाल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी भोपाल शाखा में ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी जानकारी के लिए या इसके अतिरिक्त आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है पीएससी से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर 8269390563, इसके अतिरिक्त 9691091795 इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं। और हम एक नई सीरीज़ हम इसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि डिप्टी कलेक्टर के काम क्या होते हैं, डीएसपी के काम क्या होते हैं, डिप्टी कलेक्टर की सैलरी, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती हैं। यह सभी वीडियो हम एक क्रमगत रूप से एमपीपीएससी से संबंधित सारे वीडियोज़ कवर करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।